हेलो, मैं आपका एम के सिन्हा सर फिजिक्स 29 इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सब्सटेंस ए हैज़ एटॉमिक मास नंबर 16 एंड हाफ लाइफ 1 day. Another substance B has the atomic mass number 32 and half life half day. Both A and B simultaneously undergo radioactive at the same time with initial mass 320 gram each. How many total atom of A and B combines would be left after 2 days? करें 2 दिन के बाद कितना एटम बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस फार्मूला का यूज़ करें कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना बचा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय 2 टू पावर n, क्योंकि n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज़ द t अपॉन t हाफ, सिंपल। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a का इनिशियल मोल निकाल लिया। तो इनिशियल मोल a का दिया हुआ 320 डिवाइड बाय द एटॉमिक मास नंबर, तो इससे आपका 20 मोल आ गया। b का इनिशियल मास बाई एटॉमिक मास नंबर दैट इज़ द 10 मोल। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि a का नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लिया हमने, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लिया, तो इससे हमारा a का कितना मोल बचेगा वो आ गया 5, और b का कितना मोल बचेगा वो आ गया। तो टोटल मोल की वैल्यू हमने निकाल लिया कि a और b का टोटल मोल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दिया। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर लगा करके हमने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करने से इतना एटम्स लेफ्ट, मतलब कितना एटम बचा। एक होता है कितना पार्टिसिपेट किया और एक कितना रिमेनिंग एटम होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, इतना नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का संख्या होगा, उससे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट का है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हर एक साल लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है। तो लॉजिक गेट के क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से किया जा सकता है। एक तो आप बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से, या आप जितने सारे ट्रूथ टेबल दे रखे हैं उसको भी आप चेक कर करके बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ट्रूथ टेबल को चेक करके बनाते हैं, आप बूलियन अलजेब्रा से भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीक़ा से आपको इसके आंसर को बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है कि एक नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये एंड गेट है, ये और गेट है। तो यहाँ पर हम लोग ए का, अगर हम सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा से बनाते हैं, बाद में आंसर को चेक करने का भी तरीका हम बताते हैं। ए का हो गया ए बार, क्योंकि ये नॉट गेट है। बी का बी बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है, बी को यहाँ से कन्वर्ट किया है, तो ए आपका एंड हो गया, तो ए बार इंटू बी हो गया, और ए इंटू बी बार, क्योंकि एंड में दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और ए और हो गया, तो ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से जॉर गेट के अंदर आता है। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके आप इसका इनपुट को चेक कर लीजिए कि इनपुट अगर ए और 0 दे रहे हैं, तो ए अगर आप दे रहे हैं, देखिए इनपुट, तो ए का बार क्या हो गया 0, मतलब 0 का बार क्या हो गया। अगर आप 0 0 दे रहे हैं, ए को अगर आप 0 लेते हैं, बी को अगर आप 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार। तो a अगर 0 लेते हैं तो 1 हो गया, अब b 0 लेते हैं तो इंटू 0 प्लस a अगर आप 0 लेते हैं, b 0 का 1 लेते हैं, तो ये आपका सिंपल दिख रहा है कि 0। इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिना आप बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसके इनपुट को चेक करके। अगर ये 0 1 है तो देखिए 0 1 को चेक करिए। अगर x a में अगर 0 लेते हैं, तो a 0 का उल्टा हो गया 1, और फिर b का क्या है 1 है, तो 1 हो गया, प्लस a आपका क्या है, a आपका 0 है, अब b बार 1 का 0 हो गया, तो ये 0, तो ये आपका 1 आ गया। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इस तरह से आप चेक कर करके ईजिली आंसर को मार्क कर सकते हैं। मतलब लॉजिक गेट का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। 2 तरीका है, या तो आप
बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से बनाइए या आप इनपुट ए और बी के इनपुट को चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ए और बी के इनपुट चेक करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर ए का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा हो गया 1, तो इस तरह से ए हो गया, बी अगर 0 ले रहे हैं तो 0 हो गया, तो 1 और 0 इस तरह से कन्वर्ट करके आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज द n टाइम्स एज इट टेक टू स्लाइड डाउन परफेक्टली अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। कह रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर आने में जो टाइम लगता है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का टाइम का n टाइम्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन क्या होगा ये बताना है। तो एक क्वेश्चन में आप एफबीडी बना करके आप कह सकते हैं कि एफबीडी अगर आप बना रहे हैं तो ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री दे रखा है। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जो mg का इधर कंपोनेंट है mg साइन थीटा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द mg साइन थीटा and this is the mg cos theta। यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दिस इज द म्यू mg cos थीटा। म्यू को यहाँ पर k लिख दिया है तो k mg cos थीटा। इससे आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक्सेलेरेशन मान लिया a1 है, इसका एक्सेलेरेशन a2। तो इसका इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू m, और यहाँ से अगर आप लिखते हैं तो mg साइन थीटा माइनस k mg cos थीटा इज इक्वल टू ma2। इससे आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं g साइन थीटा एंड g साइन थीटा माइनस k g cos थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 45 डिग्री डालेंगे तो g/√2 और g/√2 कॉमन ले लिए, g/√2 कॉमन लेंगे तो दिस इज द 1 माइनस k। तो यहाँ से आपका a1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करना है, क्योंकि टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है t2 इज द n टाइम्स ऑफ द t1, मतलब यहाँ जो टाइम लगता है रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्मूथ वाले का n टाइम्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से u0 लेकर के हाफ a1 t1 स्क्वायर और हाफ a2 t स्क्वायर। इससे a1 t स्क्वायर इक्वल टू a2 t2 स्क्वायर। a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और t2 का वैल्यू यहाँ से t2 का वैल्यू डाल दिया है n/t1। यहाँ पर से डालने के बाद ये आंसर आसानी से निकल गया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज द 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर 3rd है, ऑप्शन 3rd करेक्ट है इसका। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ये आपका हीट का क्वेश्चन है, जो कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो हर एक साल कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा है हीट एनर्जी ऑफ द 184 किलो जूल इज गिवन टू द आइस ऑफ मास 160 ग्राम और 600 ग्राम एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस दिया हुआ है और लैटेंट हीट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ABCD 4 स्टेटमेंट दिया हुआ। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है। और फिर पूछा है कि आइस फाइनल सिस्टम में जो मिक्सचर होगा उसमें आइस और वाटर कितना कितना बचेगा वो पूछा है। 2 तरह से चीज़ें है, उससे ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को हीट गिवन कितना है। तो हीट गिवन की वैल्यू ए दिया हुआ है, देखिए आपका हीट गिवन, इसको किलो जूल को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो यह चेक कर लेते हैं कि आइस को -12 डिग्री सेंटीग्रेड से
जीरो तक आने में कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। तो हीट रिक्वायर्ड ए आ गया, हीट यहाँ लिखा भी है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस इज द ये हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लगा करके इतना हीट रिक्वायर्ड निकाल लिया। अब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट कितना है और निकाल लिया, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट। तो फॉर मेल्टिंग ऑफ द आइस हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, इतना हीट रिक्वायर्ड है। तो जितना हीट रिक्वायर्ड है उतना सारा हीट इसको अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हम लोग कह सकते हैं कि जितना हीट रिक्वायर्ड है उतना हीट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 100% आइस मेल्ट नहीं होगा, इसका मतलब टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रखेगा। तो अब हम लोग निकाल देते हैं कि कितना आइस मेल्ट होगा, इतना आइस मेल्ट हुआ, जितना आइस मेल्ट होगा उतना ही वाटर बन गया। तो मास ऑफ द आइस जो बचा हुआ है वो मास ऑफ द आइस हो गया। तो रेशियो ए निकाल दिया, तो 1:, लगभग 1:5 आंसर आ रहा है। तो इससे ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैकेनिक्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ द रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। कह रहा है क्या कि किसी बकेट को किसी रोप से पुल कर करके पुल किया जाए तो वर्क डन बाय द जो टेंशन होगा, वर्क डन बाय द मैन, मतलब वर्क डन बाय द मैन होगा, वो कह रहा है कि निगेटिव होगा। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन लिफ्ट करने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क होगा वो कह रहा है निगेटिव होगा। फिर कह रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन स्लाइडिंग द इंक्लाइन प्लेन पॉजिटिव होगा। चौथा स्टेटमेंट वर्क डन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0, है ना। तो इसका देखिए पहला एक पॉइंट को ध्यान देना आंसर करने में कि वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ द रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर किसी बकेट को आप किसी रस्सी से आप पुल करते तो इसको पुल करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वर्क डन बाय ए मैन टू पुल दिस बकेट इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए स्लाइडिंग बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन इज द निगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होगा वो तो साफ दिख रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अगर काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये स्टेटमेंट को ध्यान देना है। इस स्टेटमेंट को क्या लिखा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, माने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से खींचने में तो वर्क डन करना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, वो क्या होगा। तो ये साफ दिख रहा है कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, साफ दिख रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाते हैं, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो ये तो 0 हो गया। तो साफ दिख रहा है कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों के वर्क के कारण यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का वर्क बैलेंस होकर के आएगा। तो साफ दिख रहा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स का वर्क ग्रेविटी का वर्क और फ्रिक्शन के वर्क के कारण उसको एडजस्ट करके उसको 0 पहुंचाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग ए बैक्टीरिया थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहा है फॉर द बेटर एनालिसिस एंड टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू जो होती है वो 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय द 1.22 लैम्डा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर जो है दिस इज इक्वल टू
वो रेसिप्रोकल ऑफ जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के रेसिप्रोकल होता है, तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका ये दो ऑब्जेक्ट है O1 और O2 है ना, इस दोनों के बीच। तो ये आपका ये एंगल θ1 हो गया, दिस इज द θ1 एंड θ2। This is the 2 mu sin theta. Mu is the refractive index between the object and the objective lens. Object और objective lens के बीच के refractive index का जो है वो mu है, और जो जिस लाइट को यहाँ पर हम इल्यूमिनेट कराएं उसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। तो साफ दिख रहा है, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, जैसे जैसे डायमीटर की वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो थीटा घटेगा, तो थीटा घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी डिक्रीज कर जाएगा। लेमडा को इंक्रीज कराएंगे तो यहाँ लेमडा इंक्रीज करने से रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज करेगा, इसलिए रिजॉल्विंग पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंथ। क्योंकि ये आपका आईपीस लेंस है, तो आईपीस लेंस यहाँ जो आईपीस लेंस है, इस आईपीस लेंथ के फोकल लेंथ से रिजॉल्विंग पावर को कोई लेना देना नहीं है। रिजॉल्विंग पावर केवल और केवल इसकी डायमीटर, इसका अपर्चर पर निर्भर कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में हमने क्या रखे हैं, और लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन है इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस तो क्या होगा, ये इम्प्रूव करेगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। और सेकंड नंबर डायमीटर को घटाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज नहीं करेगा। डायमीटर को अगर हम घटाते हैं तो थीटा घटेगा, तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा। और इंक्रीज द वेवलेंथ, वेवलेंथ को बढ़ाने से इम्प्रूव कर जाएगा और इससे इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया, साफ दिख रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल। द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा है कि किस किस बात पर निर्भर कर रही है। सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लिखा है कि इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द जॉकी स्लाइटली फ्रॉम द नल पॉइंट पोजीशन, अगर जॉकी को नल पॉइंट से अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, गैल्वेनोमीटर शोज द लार्ज डिफ्लेक्शन, देन द पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। जितना ज़्यादा, जैसे हम उसको नल पॉइंट से स्लाइटली अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ग्रेडियंट along the wire. The smaller potential gradient greater will be sensitivity. Sensitivity मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होने से सेंसिटिविटी क्या है, स्मॉलर पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बढ़ेगा कब, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, इसका मतलब लेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ हो रहा है। इससे ऑप्शन आपका देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका थर्ड नंबर ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ए एंड सी ओनली। ए एंड सी ओनली का मतलब दिस एंड दिस, पहला लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सही बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा इसका लेंथ होगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होगा। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कह सकते हैं सिंपल।
तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल लेंथ होगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड सी इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैकेनिक्स का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कर अ फोर्स एक्ट फॉर द 20 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ द मास 20 kg, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, देन बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द 10 सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी क्या होगा, ये पूछा है। तो सिंपल है, हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर 50 यहाँ से जब फोर्स को सीज कर दिया गया तो साफ दिख रहा है 50 मीटर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जा रहा है, तो 50 इक्वल टू वी टी, तो वी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई किया, यहाँ से यू प्लस ए टी अप्लाई किया, तो वी इक्वल टू यू जीरो प्लस ए का वैल्यू यहाँ पर इंटू टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड। तो वी का वैल्यू यहाँ से हमने 5 निकाल दिया था, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस ए गुना 20, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकाल दिया, तो दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इससे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन में कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव हैविंग द मैक्सिमम मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज द 14 मिलीवोल्ट एंड 6 मिलीवोल्ट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम की वैल्यू है। ए मैक्सिमम की वैल्यू दिया हुआ है 14 और ए मिनिमम 6, तो 14 माइनस 6 डिवाइड बाई 14 प्लस 6, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से 0.4 मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगी। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और सेकंड में लिखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दिया हुआ है। तो इससे ऑप्शन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहला हमें साफ दिख रहा है कि ईएम वेव क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इज करेक्ट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल हो रहा है, इसका मतलब वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, क्योंकि E इक्वल टू क्या हो गया C इंटू बी, और E का वैल्यू क्या है E इक्वल टू C इंटू बी। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू बी। तो दूसरा इससे ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू। क्यों स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है। और स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स। क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है कि ए तो आपका होना चाहिए था E0 इज इक्वल टू C इंटू बी होना चाहिए, तो ये C का वैल्यू थोड़ी ही है। तो साफ दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तो इससे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर एंड द रेसिस्टेंस ऑफ 10 ohm. The loop is placed in the uniform magnetic field of the magnitude 40 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. The work done is pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1 second. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए लिखा यूनिफॉर्मली है, तो आप इसको क्यों पुल आउट करना है, तो ये 5 सेंटीमीटर को पुल आउट करने में इसकी वेलोसिटी निकाल लिया, तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लेकर के वेलोसिटी निकाल लिया। तो यहाँ से हम लोग साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो EMF होगा BLV, जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा BLV, और EMF बाई रेसिस्टेंस किया तो करंट की वैल्यू आ गया, यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड हो गया।
तो इससे फोर्स इक्वल टू क्या होगा, आई बी आई एल लगा करके फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इतना करने से आपका आंसर आ रहा है 1 × 10⁻³ जूल। तो इससे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि कोई भी लूप है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो ये लूप है, अगर जैसे इसको आपको पुल करना चालू करिएगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो पुल करना चालू करिएगा तो यहाँ से मोशनल ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस होगा, वो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू यहाँ से BLV होगा। दिस इज द BLV। तो BLV जो मोशनल ईएमएफ आ रहा है यहाँ पर, उसको रेसिस्टेंस से भाग देकर के करंट फाइंड कर लिया, उससे फोर्स आ गया। दिस इज द फोर्स, क्योंकि इससे ऐसे जा रहा है करंट। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू BIL के बराबर है। दिस इज द BIL के बराबर है फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ से जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको स्लोली मूव कराने के लिए इतना ही मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो उससे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम आसानी से वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। गिवन फिगर के लिए करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस दिया है, यहाँ पर R, L, C तीनों प्लेस किया है सीरीज में। तो ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है कि एट द रेजोनेंस करंट B इज लेस देन द A, और RMS करंट के बारे में पूछा है। तो देखिए इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो पहला फिगर में हमें IRMS की वैल्यू निकाल लिया, और सेकंड फिगर में जैसे यहाँ पर हमने सेकंड फिगर में रेसिस्टेंस की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग को रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकालने से यहाँ पर क्योंकि XL इज नॉट इक्वल टू XC, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो इम्पीडेंस है दिस इज इक्वल टू R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हियर Z इज ग्रेटर देन द R। और पहले वाले फिगर में IRMS की वैल्यू हमने निकाल लिया, और सेकंड फिगर में जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है XL इज नॉट इक्वल टू XC, सो द रूट में सो द मतलब RMS करंट इन B इज कैन नेवर बी लार्जर। कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कम ही होगा। Z हमेशा ज़्यादा है तो कभी भी कैन नेवर बी लार्जर, हमेशा लेस होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगा। तो ये ऑप्शन एकदम क्लियर है कि B में कभी भी IRMS की वैल्यू जो होगी वो कभी भी लार्जर नहीं होगी, हमेशा स्मॉलर ही होगी। इसलिए ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो। इसका सेकंड ऑप्शन में देखिए लिखा है RMS करंट इन द सर्किट B कैन नेवर बी लार्जर, कैन नेवर बी लार्जर देन द A। सही बात है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ जो इम्पीडेंस है वो हमेशा इस रेसिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा है। तो इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसका मतलब IRMS हमेशा कम है, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कैन नेवर बी लार्जर देन द A। तो क्लियर है कि ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट जो दिस इज द 5.4 × 10⁴ kg का है, टोटल विंग्स एरिया दिया हुआ है एंड द लेवल फ्लाइट स्पीड दिया हुआ है। तो कह रहा है इफ द डेंसिटी इसका दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड of the air so that upper surface of wing related to the lower surface में जो परसेंटेज की वैल्यू पूछा है, परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर यहाँ का प्रेशर क्या है P2, और यहाँ का प्रेशर क्या है P1। तो P2 × A जो फोर्स लग रहा है माइनस P1 × A जो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने mg के बराबर तो प्रेशर डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल लिया कितना प्रेशर डिफरेंस है। फिर बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करके हमने प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया कि बर्नौलीज थ्योरम से जो प्रेशर डिफरेंस है इसके बराबर है, जिसको हमने सॉल्व कर दिया V1 + V2 अपन V1 - V2। यहाँ से V1 - V2 की वैल्यू आ गया 30। तो V1 - V2 की वैल्यू आ गया तो परसेंटेज चेंज की वैल्यू जो निकालेंगे V1 - V2/V, इससे आपका आसानी से 10% आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली लेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड
प्रोटोन एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि जो आप लेमडा की वैल्यू आप लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h बाई पी, एंड दिस इज द h बाई पी इज द अंडर रूट ऑफ 2m k, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k मतलब q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप आसानी से h बाई अल्फा का लिखेंगे तो 2 इंटू मास ऑफ द अल्फा इंटू क्यू ऑफ द अल्फा इंटू v, और a यहाँ से जब रेशियो लेंगे तो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा प्रोटोन 1/8, तो इससे आपका ऑप्शन m की वैल्यू 8 आ जाएगी। एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज द 24 आवर, नाउ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीजेस 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो न्यू टाइम पीरियड पूछा है क्या होगा। यहाँ से स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज द क्यूब ऑफ द आर, तो इससे आपका T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर R1 क्यू बाई R2 क्यू, इससे आपका T1 बाई T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई, तो इससे T2 की वैल्यू आपका T1/8 दैट इज द 3 आ जाएगा, साफ दिख रहा है। तो सिंपली इस वाले रिलेशन को आप यूज करके आसानी से T2 का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे T1/T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे T1 पता है तो T2 की वैल्यू इजिली फाइंड हो जाएगी। इसका आंसर थर्ड चॉइस करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ इतना एट द सेंटर, द कॉइल इज अनबाउंड एंड रिवाउंड इनटू द सर्कुलर कॉइल ऑफ द सिंगल स्टेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बाय द सेम करंट, क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2r इंटू 4, तो बी डैश की वैल्यू, और मतलब यहाँ पर बी और बी डैश की वैल्यू आप इससे रेशियो लेंगे तो आर डैश की वैल्यू आ गया 4r। हाँ देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ द 4 टर्न्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 4 टर्न्स है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 32 टेस्ला है, 32 टेस्ला एट द सेंटर, एंड द कॉइल इज अनबाउंडेड एंड रिबाउंड इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ द सिंगल टर्न, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पूछा है कि क्या होगा। तो साफ दिख रहा है कि पहले नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लेंगे μ0I/2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर इस फार्मूला को यूज करके हम निकाल लेंगे। तो सब चीज़ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, बाद में उसको टर्न को अनबाउंड कर करके एक ही टर्न में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो आर डैश की वैल्यू कितना आ गया 4r। तो बी डैश की वैल्यू पूछा है कि कितना हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू पता है तो आप बी डैश की वैल्यू बता सकते हैं कि 2 टेस्ला के बराबर आएगा। इस फार्मूला को यूज करके μ0I/2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करके आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻² coulomb is moved from the point P to S in the uniform electric field directed along the positive x-axis, the coordinate of the point P and S दिया हुआ है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेकर के आसानी से बना सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसको करने से हमारा F.S करने से वर्क की वैल्यू -600 मिली जूल कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपली इस कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर साफ दिख रहा है कि फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड S दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ ले जाना है, P to S दिया हुआ है। तो P to S मतलब P का मतलब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज द P, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज द I कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, और
फाइनल पोजीशन वेक्टर इज द 0 i कैप प्लस 0 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप लिखते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस i कैप माइनस 2j कैप, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो q e इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, एंड q इज द 2 इंटू 10⁻⁻², और e इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 i कैप, 30 i कैप। तो यहाँ से आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को करके आप आसानी तक से आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ देखिए साफ दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर से कितना आ रहा है, हाँ तो यहाँ से करेंगे तो ये आपका -600 मिली जूल आंसर आसानी से हम आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, एन ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ इन a horizontal plane with its center at the origin, and when the object is +2 मीटर its velocity is the इतना। और जब पूछा है कि जब पोजीशन -2 मीटर होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज द ऑरिजिन, यहाँ ऑरिजिन है आपका, दिस इज द ऑरिजिन, ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो +2 मीटर पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इधर है, मतलब क्या होगा, साफ दिख रहा है कि इसका सेंस ऐसे जा रहा होगा, तो इसका मतलब इस जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा, 4j कैप हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी 4j कैप होगा। तो उसके बाद हम लोग जब इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v²/r, दिस इज इक्वल टू i कैप। तो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल i कैप में होगा और वेलोसिटी j कैप में होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में इस सेंस को देख करके पहचानना था कि ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस वाले पोजीशन में दिया हुआ x = +2 मीटर पर, तो -2 मीटर पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है कि क्या होगा, क्योंकि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो इससे ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है जो केटीजी से रिलेटेड है। लिखा हुआ कि एट 300 केल्विन आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है कितना टाइम्स ऑफ द एवरेज स्पीड। तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है कि आरएमएस जो भी आरएमएस है इज द दिस अल्फा +5 बाई अल्फा टाइम्स ऑफ द भी एवरेज। तो भी एवरेज की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया गया, अब भी आरएमएस की वैल्यू डाल दिया गया, इससे अल्फा की वैल्यू आ गया आपका 28। तो इससे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन सिंपल यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा हमेशा ये गलती करेगा कि क्वेश्चन में ध्यान देगा और उसको लगेगा कि ये t इज़ द टाइम, लेकिन क्वेश्चन में पूरा पढ़ने का आदत डालना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t का जो डायमेंशन है वो t⁻⁻1 है, यही इस क्वेश्चन का गेम है। मैक्सिमम बच्चा सोचता है कि t इज़ द टाइम, क्वेश्चन पढ़ता नहीं है पूरा अच्छे से, तो उसको ये गलत मार्क कर देगा, क्योंकि यहाँ t का डायमेंशन वो दिया हुआ t⁻⁻1, और हम जानते हैं कि जो x का डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा, जो y का डायमेंशन होगा वो t/b का डायमेंशन होगा। सिंपली इस बात को ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो a का डायमेंशन हमको पता लग गया कि दिस इज द a और t⁻1, और हाँ मतलब सिंपल है कि x का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या है, सेम है, और x का डायमेंशन l हो गया। दिस इज द a का डायमेंशन हमको निकालना है, और ये t का डायमेंशन, t का डायमेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, t का डायमेंशन t⁻⁻1 दिया हुआ है, तो a का डायमेंशन साफ दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू l t⁻+1। उसी तरह से t/b का जो डायमेंशन है y के डायमेंशन के बराबर है, t/b का डायमेंशन, और हम जानते हैं कि y का डायमेंशन l होता है और t का डायमेंशन क्वेश्चन में t⁻⁻1 दिया हुआ है, तो b का डायमेंशन
पूछा है कि क्या होगा, तो b का डायमेंशन साफ दिख रहा है, t का पावर -1 और l का पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b, ये b का डायमेंशन हो गया। तो इससे a और b का डायमेंशन आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिससे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए प्रोजेक्टाइल का सिंपल क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट t = 0 विद द स्पीड ऑफ दिस एट एन एंगल 45 डिग्री। कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया 45 डिग्री का एंगल पर। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगा 2 सेकेंड के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को, इस वाले कॉन्सेप्ट को आसानी से बनाया जा सकता है कि चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, तो टॉर्क इक्वल टू dl/dt। इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आसानी से बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि टॉर्क वाले जो कॉन्सेप्ट होता है, टॉर्क जो r क्रॉस f होता है, इससे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, सवाल लेंदी हो जाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर भी बदलता जाएगा, तो उसको लेंदी हो जाएगा सवाल को बनाने में। इस वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से आप बना सकते हैं। अगर स्ट्राइक कर गया तो मतलब डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। तो टॉर्क हमने निकाल लिया mg इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप यहाँ से यहाँ करेंगे, दिस इज द फोर्स ए mg है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो ए वाला पोजीशन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा vx इंटू टी के बराबर। तो इससे आप mg इंटू vx कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लिया, तो d dt का इंटीग्रेशन t²/2। तो सारी वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। इससे सवाल को बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का चेंज अगर आपको निकालना है तो टॉर्क डी टी का कॉन्सेप्ट से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इससे आपका 800 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट is incident in the boundary between the two dielectric medium whose dielectric constant are 2.8 in the medium 1 and 6.8 in the medium 2 and satisfy the condition so that reflected and refracted ray are perpendicular to each other। तो value of the incident angle के बारे में पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम और दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालने से यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ पर जब पहुँचेंगे तो दिस इज द I एंड दिस इज द R। ये आपका R की वैल्यू फाइंड हो गया। तो इससे स्नेल्स लॉ जब लगा रहे हैं तो μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। और I और R 90 डिग्री है, इसलिए R की वैल्यू 90 माइनस I। यहाँ पर अगर R की वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो दिस इज द μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 माइनस R। दिस इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2 इंटू कॉस R। दिस इज द साइन 90 माइनस R इक्वल टू कॉस R। इसको डालने से आप आसानी से tan I की वैल्यू आप इससे रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि R की जगह पर दिस इज द 90 माइनस I, यहाँ पर ए आपका I डालेंगे तो यहाँ पर से tan I की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी, tan I। तो इससे आप जो ऑप्शन पूछा है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन में है, दिस इज द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन द दिस whose डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है एंड टू सेटिस्फाई द कंडीशन सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी बात को ध्यान देना है कि ये यहाँ पर ए हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द I and this reflected ray।
ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब आई प्लस आर की वैल्यू साफ दिख रहा है, आई प्लस आर भी 90 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आर की जगह पर 90 माइनस आई डालिएगा यहाँ से, तो आसानी से आप यहाँ से 90 माइनस ए 90 माइनस आई, सीधा tan आई यहाँ से इजीली निकल जाएगा, tan आई की वैल्यू। तो इससे आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है, और फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड पूछा है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला से है। F = ma लगाने से आपका हम लोग आसानी से ए का वैल्यू निकाल लिया, इससे ओमेगा स्क्वायर फाइंड हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होता है, इससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आसानी से फाइंड हो गया। सिंपल SHM का क्वेश्चन था। सिंपली यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कंपेयर करके, उससे हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो पूछा है कि टाइम टेकन बाई कार टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवोल्यूशन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, और dv/dt को चेन रूल से हम लोग dv/ds इंटू ds/dt लिख सकते हैं। तो at को हम लोग लिख सकते हैं v dv/ds। तो ds मतलब ds को यहाँ पर dx लिख दिया गया है ना। तो v dv/dx, v²/r, v से v कट गया, तो dv/dx इक्वल टू दिस। अब इसको हम लोग v को सेपरेट कर देते हैं, v के नीचे ले आते हैं, और dx को इस साइड कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए v का वैल्यू फाइंड हो गया दिस। अब v को आप dx/dt लिखिए, और उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, x वाले फंक्शन को अलग कर दीजिए। तो x वाले फंक्शन को यहाँ पर लिखिएगा, तो dx/e⁻x/r इज इक्वल टू 15 इंटू dt। यहाँ पर से इक्वेट करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इससे आपका टाइम की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी, इतना सेकंड। इससे आप आंसर को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे t का वैल्यू 40 फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द रेजिस्टेंस R1 R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द गैप पोटेंशियोमीटर गैप मीटर ब्रिज के गैप लेफ्ट इंड को डाला जाता है और राइट इंड को 20 से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड से 60 तो राइट साइड से 40। फिर कहता है कि जब R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट कर करके लेफ्ट गैप को डाला जाता है, तो राइट गैप को 3 ओम से डाला जाता है। तो नल पॉइंट इस बार लेफ्ट से 40 तो राइट से 60। तो R1 R2 का प्रोडक्ट की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये मीटर ब्रिज है आपका, ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है, यही आपका नल पॉइंट है, यही नल पॉइंट है, यही लेफ्ट गैप और ये राइट गैप है, यहाँ पर यही नल पॉइंट है। एक बार यहाँ से नल पॉइंट की वैल्यू दिया हुआ है, ये 60 तो ये 40, अगला बार इसको 40 और इसका 60 कर देता है, तो ये लेफ्ट गैप और ये राइट गैप। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब लेफ्ट गैप में हमने डाला है कितना R1 + R2, तो R1 + R2 और 10, तो इससे आपका सिंपली यहाँ से ए जो वैल्यू है ना, ए हो गया R1, ए हो गया R2, तो R1/R2 इज इक्वल टू 60/40। तो R1/R2 के R1 का मतलब 2 को सीरीज में डाल दिया है, तो सीरीज में डाला है
सीरीज में डाला है, दूसरी बार पैरेलल में, तो सीरीज में डाला है तो R1 प्लस R2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60/40 एंड आगे नेक्स्ट इज द, दोनों को पैरेलल में डाला है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा करने से R1 R2 का वैल्यू आपका 30 इजीली फाइंड हो गया। ये R1 R2 वो R1 R2 नहीं है, वहाँ पर सिंपली लेफ्ट रेसिस्टेंस, इसका लेफ्ट और राइट कह सकते हैं, लेफ्ट और राइट कह सकते हैं यहाँ पर। तो इससे आप इजीली लेफ्ट गैप में क्या डाला है और राइट गैप में क्या डाला है सारी वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ऐसा करने से आंसर इसका आपका 30 फाइंड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब यूजिंग द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इन फिजिक्स लैब, तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है एंड अपरेंट रियल थिकनेस और अपरेंट थिकनेस के बारे में दिया हुआ है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में लिखा होगा 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर of the main scale and 50 division on the vernier scale is equal to the 49 division of the main scale. To estimate uncertainty in the measurement of the refractive index पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग को लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 49 मेन स्केल डिवीजन के कोइंसाइड करता है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। दिस इज द वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, तो इससे हमारा 1/50 मेन स्केल डिवीजन दिस इज इक्वल टू, ये आपका लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साफ दिख रहा है H/S', इसको लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग लेने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डी म्यू इक्वल टू DH/H, यहाँ माइनस को प्लस, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है। तो डी म्यू इक्वल टू म्यू इंटू दिस, तो सारी वैल्यू अगर आप डालते हैं, साफ दिख रहा है DH, तो ये जो DH होगा वो इतना ही शो करेगा जितना इसका लीस्ट काउंट है। तो इतना मिलीमीटर सारी वैल्यू डालने से ये आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। दिस वन 41/10 इंटू 10⁻³ उससे आपका आंसर 41 करेक्ट हो जाएगी। An inductor of inductance 2 microhenry is connected in series with the resistance of the variable capacitance and the AC source of the frequency this. The value of capacitance at which the maximum current is drawn into the circuit पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा जब मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा उस समय सर्किट रेजोनेंस स्टेट में पहुंच जाएगा और इंडक्टर और कैपेसिटेंस में हमेशा बराबर हो जाएगा। जब सर्किट में मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा तो रेजोनेंस में आएगा, उस समय रिएक्टेंस इन द इंडक्टर इज इक्वल टू रिएक्टेंस इन द कैपेसिटर। तो ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc, इससे हमारा C की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आसानी से फाइंड, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, मतलब केवल और केवल रेजोनेंस के समय मैक्सिमम करंट will be drawn in the circuit, मैक्सिमम करंट ड्रॉन है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन है तो ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc, इससे कैपेसिटेंस के आसानी से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। Null point is found to be 200 cm in the potentiometer when the secondary cell is shunted by the 5 ohm. When the resistance 15 ohm is used for the shunting, null point move करता है to the 300 cm। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, तो सिंपल पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है।
पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर मान लिया कि डेल्टा V बाई एल है, तो E माइनस आई आर, मतलब ये सर्किट है आपका, दिस इज द पोटेंशियोमीटर सर्किट, और ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया पोटेंशियोमीटर का, ये आपका पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हो गया, और ये आपका सेकेंडरी सर्किट हो गया, जिसका ईएमएफ को आप निकाल रहे हैं। तो कहता है कि यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस R यूज़ किया जाता है, तो इसका नल पॉइंट मान लेते हैं स्मॉल l हो जाता है, और आपका पूरा लेंथ कैपिटल L है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, E माइनस आई आर के बराबर है। तो E माइनस आई की वैल्यू E बाई क्या हो गया, R प्लस R इंटू R। तो ए कैलकुलेट करेंगे तो E इंटू दिस इज द कैपिटल R डिवाइड बाई द कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई एल इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इससे दो बार आप इक्वेशन को यूज़ करेंगे, एक बार कैपिटल R की वैल्यू 5 ले लीजिए, एक बार कैपिटल R की वैल्यू 15 ले लीजिएगा, उससे R की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। दिस इज द 5 स्मॉल r इक्वल टू 5 ओम। आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। फिर कह रहा है कि फॉर ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड वैरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस अनुसार से वैरी कर रहा है, जहाँ ए और बी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल पूछा है क्या होगा। तो हम लोग E का वैल्यू माइनस डी बाई डी आर, V को डिफ्रेंशिएट करा, V को डिफ्रेंशिएट किया तो ए वैल्यू आ गया। गॉस थ्योरम से हम लोग फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू E इंटू फ्लक्स हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे E का वैल्यू आ गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे फ्लक्स की E का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इससे रो का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो इससे आप इजीली इंटीजर वाले क्वेश्चन को कंपेयर करके आंसर 12 ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी का क्वेश्चन है। लिखा है कि मेटल बॉल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर is placed on a table as shown in the figure. Liquid film of the thickness 0.25 millimeter is inserted between the block and the table. The block is pushed by a horizontal force of 0.1 Newton and moves with the constant speed. Viscosity of the liquid, तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक के बारे में बोलता है कि क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। विस्कस फोर्स इक्वल टू आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो विस्कस फोर्स की मैग्नीट्यूड ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एच, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये बेसिकली। तो फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 0.5, सबसे वैल्यू डालिएगा, इससे आपका V की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा आसानी से। तो इससे आप इंटीजर वाले क्वेश्चन में 25 मार्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, इसमें जितने सारे क्वेश्चन थे वो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, बट पेपर काफ़ी अच्छा था। अगर बच्चा सही ढंग से सारे टॉपिक को पढ़ के जाता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक इक्वल वेटेज है। टॉपिक के ये नहीं सोचना है कि कोई टॉपिक छोटा है तो वेटेज कम होगा, बड़ा है तो वेटेज ज़्यादा होगा। छोटे टॉपिक के भी वेटेज हैं, बड़े टॉपिक के भी वेटेज हैं, बड़े करीब करीब बराबर वेटेज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो छोटे टॉपिक को तो खैर नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ी टॉपिक को भी पढ़ना चाहिए। सारे टॉपिक आप इक्वली ध्यान दीजिए तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं जेईई मेंस में नेक्स्ट सेशन में जाकर के। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।